नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बॉलीवुड में एक फिल्म आई है जो मुझे लगता है कि बॉलीवुड के इतिहास में अभी तक वन ऑफ द सबसे बकवास फिल्म होगी और उसका नाम है सिकंदर। सिकंदर दरअसल सिर्फ बॉलीवुड की ही बकवास फिल्मों में से एक नहीं, बल्कि सलमान खान के फिल्मी कैरियर की भी सबसे बकवास फिल्मों में से एक है। इतनी बकवास है कि आपको इसे देखने के बाद किसी का भाई किसी की जान जैसी मूवी भी थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगेगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस फिल्म में जो एडिटिंग है, यानी कि जिस तरीके से फिल्म को एडिट किया गया है और जो फाइट सीक्वेंस हैं, उसमें चेहरा सलमान खान का दिख रहा है और बॉडी बॉडी डबल की। तूने चोरी किया ना। बॉलीवुड है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कैसे बॉलीवुड के जो 3 खान हैं, जो ये समझते हैं या जिनका एक भौकाल रहा है बॉलीवुड में और जिनके नाम पे फिल्में चल जाया करती थी, उनकी फिल्में अब बुरी तरह से पिट रही हैं। जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। और इसके साथ ही साथ बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स बैंकरप्ट हो रहे हैं और इसकी खबरें डेली बेसिस पे आ रही हैं। क्या बढ़िया था गुरु। बॉलीवुड आज भी उसी घिसी पिटी अपनी एक सेट पद्धति पे चल रहा है, जिसमें काफी सारी खामियां और काफी सारे बदलाव की जरूरत है। कई सारी चीजों को बदलने की जरूरत है, उनको इवॉल्व होने की जरूरत है, लेकिन बॉलीवुड है कि मानता नहीं। लेकिन लौटते हैं दोस्तों सिकंदर मूवी के ऊपर। दरअसल सिकंदर मूवी सलमान खान की एक ऐसी फिल्म थी जिससे लोग काफी उम्मीद कर रहे थे। सिर्फ लोग ही नहीं, सलमान खान को भी काफी उम्मीद था कि ये फिल्म अच्छा करेगी। तभी तो सलमान खान ने इस फिल्म को बचाने के लिए, बल्कि यूं कहें कि फिल्म को भुनाने के लिए, पीआर के माध्यम से छोटा मोटा एक कंट्रोवर्सी करने का प्रयास किया जब उन्होंने घड़ी पहनी, जिस घड़ी में राम मंदिर और प्रभु श्री राम की मूर्तियां थी, बजरंगबली की मूर्तियां थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी फिल्म इतनी खराब है कि ये करने के बाद भी उनकी मूवी नहीं चल पाएगी और बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी। क्या बोला तूने? क्योंकि विगत कुछ समय में बॉलीवुड की जो स्थिति हो रखी है, उसको देखते हुए कोई भी ये कह सकता है कि जो स्टारडम इन लोगों का हुआ करता था, इन खान्स का हुआ करता था और जिसके नाम पे सिर्फ फिल्में चल जाती थी, शायद अब ऐसा नहीं होता और अब फिल्मों को चलाने के लिए कॉर्पोरेट बुकिंग जैसे स्कैम्स का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि कई सारी फिल्मों ने 500, 600, 700 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन अगर गलती से आप हॉल जाते होंगे तो आपको भीड़ नहीं दिखता होगा। दरअसल ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि एक पीआर एजेंसी या पीआर एजेंडा काम करता है इस तरह के हाइप को क्रिएट करने के लिए। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट बुकिंग के माध्यम से इस तरीके के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को दिखाया जाता है कि सलमान खान की विगत कुछ समय में जितनी भी फिल्में आई हैं, चाहे वो किसी का भाई किसी की जान हो, चाहे वो रेस 3 हो, चाहे सिकंदर हो, या फिर इससे पहले, वो सारी मूवीज फ्लॉप हुई हैं। और सिर्फ सलमान खान की ही नहीं दोस्तों, ये जो तीनों खान्स हैं जिनका सिक्का पूरी बॉलीवुड में चला करता था, आमिर खान, शाहरुख खान, इन सब की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। शाहरुख खान की पठान को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी जितनी भी फिल्में आई हैं वो सारी फ्लॉप रही हैं, चाहे हैरी मेट सेजल हो या फिर और भी दूसरी मूवी जो जीरो हो। आमिर खान की जो अभी हालिया रिलीज फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा, वो भी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद से आमिर खान लगभग बैंकरप्सी के मुहाने पे पहुंच गए। दोस्तों, ये जितनी भी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं उसके पीछे के कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो तीनों खान्स हैं, एक समय में इन तीनों का बॉलीवुड में सिक्का चलता था। इनके इशारे पे किसी को फिल्में मिलती थी और किसी को फिल्मों से निकाल दिया जाता था। जिसके साथ इनकी बनती थी वो उसको काम मिलता था और जिससे इनकी अनबन हो जाती थी उसका करियर बर्बाद हो जाता था। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। अगर आप देखोगे और आप सबको लगभग लगभग पता होगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके इनसे अनबन के वजह से जिनका करियर खत्म होने के कगार पे पहुंच गया या फिर पूरी तरीके से खत्म हो गया, जिन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया। कहते हैं कि फिल्मों में या किसी भी कहानी में कहानी सबसे बड़ा होता है, लेकिन बॉलीवुड में कहानी के बजाय नायकों को बड़ा बनाने का प्रयास किया गया और वो भी कुछ नायक
और ये सब कुछ एक एजेंडे के तहत किया गया ताकि उस एजेंडे को धीरे धीरे और स्लोली इंडियन सोसाइटी में उसको स्टैब्लिश किया जा सके। दोस्तों, इसके कई सारे उदाहरण हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जाओगे तो इसको आप 1980s में बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोगों के साथ जो दुर्घटनाएं हुई उनके साथ भी आप अटैच करके देख सकते हो कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक खास एजेंडे को बॉलीवुड में स्टैब्लिश किया गया। और वो खास एजेंडा कुछ और नहीं बल्कि ये था कि कैसे हिंदू और हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। आप सबने देखा होगा कि जब भी नॉर्मली ये होता था कि मूवी में अगर कोई हिंदू दिखाया जाएगा तो उसे इतना खराब तरीके से पेश किया जाएगा जैसे हिंदू और हिंदुओं ने दुनिया के सारे गलत काम करने के ठेके ले रखे हों। अगर किसी मुसलमान को दिखाया जाएगा तो उसे इतना दीन ईमान का दिखाया जाएगा जैसे उससे सच्चा या उससे नेक बंदा कोई नहीं। चाहे वो हिंदू धर्म के फेस्टिवल्स हो, होली के त्योहार हो, दीपावली हो या कोई भी फेस्टिवल्स हो, उन सबको रिडिक्यूल करने का प्रयास करता हुआ आपको बॉलीवुड के मूवीज में दिख जाता था। इससे इतर बार बार हिंदू धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास हो, और ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता था दोस्तों, एक सोची समझी साजिश के तहत, एक एजेंडा के तहत। और ये लोग आज भी खुद को बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से आज भी ये लोग उसी एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं और इन्हें शायद अपनी गलतियों से इस बात की रियलाइजेशन नहीं हो रही है और ना ही ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, साउथ इंडियन सिनेमा जो है वो नेशनल के साथ साथ ग्लोबल इसलिए गई क्योंकि साउथ इंडियन सिनेमा ने अपने रूट्स को नहीं भूला। साउथ इंडियन सिनेमा उतनी ही मार्मिकता के साथ, उतनी ही संजीदगी के साथ अपने रूट से कनेक्टेड है और उन्हीं चीजों को दर्शाती है या दिखाने का प्रयास करती है अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से, जो उनको रूट से कनेक्ट करके रखता है, जो हिंदुस्तान के लोगों को रूट से कनेक्ट करके रखता है। साथ ही साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीजों को भी काफी हद तक डेवलप किया है, उसमें इन्वेस्ट किया है। और यही कारण है कि साउथ इंडियन और रीजनल सिनेमा आज ना कि सर पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी उसको काफी प्रोत्साहन मिल रहा है और वो देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड, जो इस देश का सॉफ्ट पावर था या जिससे सॉफ्ट पावर समझा जाता था, जिसे सॉफ्ट पावर के तौर पे यूज किया जाता था, उसी बॉलीवुड ने इस देश के सॉफ्ट पावर को इतने गलत तरीके से यूज किया जिससे इस देश की इमेज काफी हद तक खराब हुई। दोस्तों, कोई भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है, चाहे वो फिल्म हो, सिनेमा जगत हो, ये सारे किसी भी देश के सॉफ्ट पावर होते हैं। और हमने देखा है कि किस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों ने, खासकर अमेरिका ने हॉलीवुड के माध्यम से पूरे दुनिया में अपने डोमिनेंस को स्थापित किया। आप सबने देखा होगा कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, हॉलीवुड के पिक्चरों में ये दिखाया जाता है कि दुनिया में किसी भी जगह पे त्रासदी हो जाए, कहीं पे बॉम्ब विस्फोट होने को हो, कहीं न्यूक्लियर विस्फोट होने को हो, किसी भी तरीके का त्रासदी हो, वहां पे अमेरिका के जो लोग हैं वो लोग जाते हैं और उस मसले को सॉल्व करते हैं, उसको फाइंड आउट करने का, उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। और इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने सबकॉन्शियसली, इंटेंशनली लोगों के दिमाग में ये स्टैब्लिश कर दिया कि अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर है और कोई भी समस्या होगा तो अमेरिका ही उसको सॉल्व करने में सक्षम है। लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा। हमने बॉलीवुड से सिर्फ यही देखा कि कैसे वो हिंदू धर्म के मान्यताओं को, हिंदुओं को गाली दे सकता है, किस तरीके से उनको नीचा दिखा सकता है, या कैसे अलग अलग तरीके से भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता रहा है, किस तरीके से उसने हिंदुओं को हमेशा बैड लाइट में दिखाने का प्रयास किया। और इस तरीके के जो भी काम है सोशल मीडिया के आने के बाद से कई सारे हैंडल्स ने बखूबी किए हैं, और जिन हैंडलों के बारे में कई सारे फिल्म स्टार ने बात करी है, जैसे कि जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने लगातार इस तरीके के कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और उन्हें बताने, समझाने और जताने का काम किया है कि कैसे बॉलीवुड जानबूझकर हिंदू धर्म को, हिंदुओं को और उनकी मान्यताओं को, उनके त्योहारों को अपमानित करने का काम करता रहा है। और ये हैंडल और इस तरीके के और भी कई सारे हैंडल्स हैं जिन्होंने ये काम किया है, और इन्होंने इस स्तर पे काम किया है कि इनमें से कई सारे हैंडलों को शाहरुख खान, आमिर खान और इवन सलमान खान के ट्विटर हैंडल से ब्लॉक तक किया जा चुका है। तो ये जो कुछ भी है दोस्तों, इसमें
एक चीज तो क्लियर है कि अब इस देश की जनता और पूरी दुनिया की जनता, जो ऑडियंस है, ऑडियंस जिन्होंने इन लोगों को वो स्टारडम दिया जिसके बदौलत सिर्फ इनके नाम पे फिल्में चल जाया करती थी, शायद अब वो नहीं होगा। क्योंकि अब ऑडियंस काफी समझदार हो चुकी है, ऑडियंस इवॉल्व हो चुकी है, ऑडियंस ने अलग अलग जॉनर की फिल्मों को देखा है, अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग देश के फिल्मों को देखा है, और उन्हें अब ये एहसास हो गया है और धीरे धीरे उनको इस बात का भी रियलाइजेशन हो रहा है कि कैसे ये इन्हीं यानी कि ऑडियंस के पैसे से ही, हिंदुओं के पैसे से ही हिंदुओं को डिमीन करने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है। और अगर बॉलीवुड इन सारी गलतियों से नहीं सीखेगा तो वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हमने देखा इससे पहले भी कई सारी फिल्म इंडस्ट्री को खत्म होते हुए, और अगर बॉलीवुड अपने आप को इवॉल्व नहीं करता है तो शायद बॉलीवुड का भी वही हश्र होगा। लेकिन क्या बॉलीवुड का खत्म हो जाना उचित है या अनुचित है, या वाकई में बॉलीवुड को खत्म हो जाना चाहिए या नहीं, या फिर उन्हें इवॉल्व करके खुद में बदलाव करके और बदलाव के साथ उस इंटेंट के साथ फिल्में बनानी चाहिए जिसको अभी की ऑडियंस देखना पसंद करेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्योंकि बॉलीवुड इस देश का एक सॉफ्ट पावर बन सकता है और उसे सॉफ्ट पावर के तौर पे ये देश पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके लिए बॉलीवुड को खुद को उस लायक बनाना होगा, बॉलीवुड को उस स्तर पे लेके जाना होगा। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आपने भी सिकंदर देखी है तो उसके बारे में भी बताइए कि आखिर आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।